प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। 8th और 9th नवंबर के टॉपिक्स मैंने एक साथ कवर किए थे, तो एक बार दोनों को रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली EWS कोटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजॉरिटी का वर्डिक्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं करता। तो 3:2 का वर्डिक्ट आया था। 3 जजेस ने कहा था कि वॉलेट नहीं करता, 2 जजेस ने कहा था वॉलेट करता है, मेजॉरिटी का एंड माइनॉरिटी का। इंपॉर्टेंट ये है 50% के जो रूल बनाए गए थे वो इंदिरा साहनी जजमेंट में बनाए गए थे 1992 में। एंड इसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या होता है, उनको 10% कोटा दिया जाता है अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 को अमेंड करके दोनों आर्टिकल्स में 6th क्लोज ऐड किया गया था। एंड इसके अलावा सेंटर ने जो एक पिटीशन डाली गई थी ना हाई कोर्ट में अगेंस्ट द प्रोविजन इन सरोगेसी लॉ, उसको अपोज किया था। सरोगेसी लॉ के अंदर सरोगेसी बेसिकली एक जो वुमेन होती है ना, शी एग्रीज कि शी विल कैरी एंड गिव बर्थ टू द चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और कपल। 2 तरह की सरोगेसी होती है, ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी एंड कमर्शियल सरोगेसी। कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में बैंड है, ऑल्ट्रिस्टिक की जा सकती है। ऑल्ट्रिस्टिक मतलब इन अ काइंड मैनर, इन अ कंपैशनेट मैनर, इन अ सपोर्टिंग हेल्पिंग मैनर, इन अ केयरिंग मैनर। देन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो होती है, इसमें जैसे IVF वगैरह हो गए, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज होती हैं। इसके लिए हमारे पास एक ART का रेगुलेशन एक्ट भी है 2021 का। शॉर्ट कमिंग्स की अगर बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट अलाउड फॉर द अनमैरिड एंड द हेटेरोसेक्सुअल कपल्स। एंड इसमें रिप्रोडक्टिव चॉइसेस कम हो जाती हैं, कहीं ना कहीं अनरेगुलेटेड प्राइसेस भी होते हैं अगर कमर्शियल को कहीं ना कहीं इलीगली यूज़ किया जा रहा है। तो 2021 में हम लोगों ने सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट भी लेके आए थे। वहाँ हमने कुछ कंडीशंस लगाई थी कौन कौन इसके लिए अलाउ होगा और किस तरह का फाइन वगैरह उन पर लगाया जाएगा अगर उन्होंने इन रूल्स का वॉयलेशन किया तो। देन कुछ चैलेंजेस देखे थे। पॉक्सो एक्ट फोर्सेस आदिवासीज इन नीलगिरीज इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, सेज द एक्टिविस्ट। पॉक्सो एक्ट जो था 2012 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। IPC के 3 सेक्शंस हैं वो पॉक्सो कोड का पार्ट बनते हैं। फिर इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी डेफिनेशन दी गई थी, समवन हु इज़ अंडर 18 ईयर्स। एंड इसको मॉनिटर करने के लिए वी हैव दिस NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। एंड उसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी होता है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर के मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे जो लेजिस्लेशन है, कानून बनाया गया, उसमें कन्विक्शन का रेट बहुत कम होता है। 32% का कन्विक्शन रेट रहा है। जुडिशियल डिले चलता रहता है, 16 मंथ लग गए थे जो कठुआ रेप केस था उसमें। और इनिशिएटिव जो है जैसे कि हमारे पास चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जुवेनाइल एक्ट 2000 का, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 का, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की बात कीजिए तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 23, 24, आर्टिकल 21 में ये सारे के सारे संवैधानिक प्रावधान है जो पॉक्सो के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। DPSP में आर्टिकल 39F है जहाँ पर चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर एंड कंडीशंस फॉर फ्रीडम एंड डिग्निटी होता है। NPR क्या होता है, सेंसस क्या होता है। सेंसस और NPR में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। सेंसस को कंडक्ट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके अंडर रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर होते हैं। सेंसस के अंदर डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिटरेसी, एजुकेशन, हाउसिंग वगैरह ऐड किए जाते हैं। NPR की अगर बात करते हैं तो इनका काम होता है कि आइडेंटिटी डेटाबेस बनाना कि जो हर एक जो यूजुअल रेजिडेंट है कंट्री का वो कंट्री में कब से कब तक रह रहा है। तो NPR इससे पहले 2010 में बनाया गया था, 2015 में, और उसमें डेटाबेस हमारे पास 119 करोड़ लोगों का है। यूजुअल रेजिडेंट वो होता है जो पिछले 6 महीने से एक जगह पर रह रहा था और अगले 6 महीने भी वहीं पर रहना चाहता हो। NRC को NPR को CA को काफ़ी अपोज किया गया था। एंड फिर COP27 आएगा डिटेल में। नील कुरिन 12 साल में एक बार खेलता है। जेफ बेजोस ने तकरीबन $10 बिलियन के आसपास, जेफ बेजोस का एक फंड है
जिसको बोलते हैं बीजोस अर्थ फंड, उन्होंने बात की थी कि $10 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे वो। तो इसमें हम लोग प्राइवेट और पब्लिक की कंट्रीब्यूशन में एनवायरनमेंट सेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। सेंसस और एनपीआर की जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट सिस्टम में डिक्लेयर कर दिया गया था। इंडिया की जो फ्यूल की डिमांड है वो 3.4% तक ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुई है। नाउ लेट अस ट्राई टू कवर रिवाइज द टॉपिक्स फ्रॉम 9 नवंबर। यूएपीए का जो केस होता है ना, उसके अंदर 83 केसेस फाइल किए गए अभी तक, ये दिल्ली पुलिस ने बताया था सुप्रीम कोर्ट को। तो यूएपीए का जो था वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का प्रोहिबिशन एक्ट था, 1967 में आया था, जिनकी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। एंड 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किया गया था। जो हमारा एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके डायरेक्टर जनरल को पावर दी गई थी, किसी की प्रॉपर्टी वगैरह को भी वो सीज़ कर सकते हैं। रणथंभौर का जो फेस्ट होने वाला था उसको लेकर के एनजीटी ने कहा कि पहले इसका क्या इंपैक्ट होगा एनवायरनमेंट पर, वाइल्ड लाइफ पर, वो चेक किया जाए। तो रणथंभौर राजस्थान में बानस रिवर और चंबल रिवर वहाँ से गुजरती हैं। एंड एनजीटी जो था 2010 में आया था, इनका काम होता है कि एनवायरनमेंट स्पेसिफिक एक ट्रिब्यूनल की तरह ये काम करता है। एंड न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और इंडिया ऐसा तीसरा कंट्री बन गया था एनजीटी को ला करके। इसमें इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस तरह का ट्रिब्यूनल बनाया था। इसमें 40 मेंबर्स होते हैं, 20 एक्सपर्ट होते हैं, 20 जुडिशियल। चेयरमैन की बात करें तो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। सिलेक्शन के लिए कमेटी बनाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज होते हैं, फिर जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली चूज़ किए जाते हैं। रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च होगा 12 से 16 नवंबर का। डिटेल में अगर तब करेंगे। हैदराबाद का एक स्काईरूट एरोस्पेस है एंड ये जो हमारा श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड है वहाँ से ये स्टार्ट किया जाएगा। 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ किया था प्राइवेट इंडस्ट्री को स्पेस इंडस्ट्री में आने के लिए और इनके लॉन्च पैड, गवर्नमेंट के लॉन्च पैड को यूज़ करने के लिए। टिपिकली एक सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट लेगा ये। बाकी जब ये डिटेल में आएगा तब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अग्निपथ स्कीम के डायरेक्शन के बारे में बात की थी। हमारे जो फॉर्मर इंडियन आर्मी के चीफ थे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उनका आर्टिकल था। इस की 25% के आसपास तक की जो हम बात कर रहे हैं कि 4 साल बाद 25% लोगों को उसमें रिटेन किया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा, ये 4 साल बाद होगा। उससे पहले राइट नाउ भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने 10% तक उनके लिए वैकेंसीज क्रिएट करने की बात की है। एंड एक टाइम पर अप्रूव था बट 50,000 से ज़्यादा सोल्जर्स ने अप्लाई किया था, वो लोग अभी ट्रेनिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं। तो एज दिस नाउ डस्ट जो है थोड़ी सेटल हो चुकी है, थोड़ी क्लियर पिक्चर मिल रही है। देन एक न्यू क्रैब स्पीशीज़ मिली थी, ये हमको तमिलनाडु में मिली थी और इसका नाम अन्नमलई से कनेक्ट किया गया था। तो ये अन्नमलई का ध्यान रखिएगा। दिस वॉज अबाउट द रिविजन। लेट अस गो थ्रू ऑल द हेडलाइंस दैट वी विल बी कवरिंग टुडे। ये जो टॉपिक है हमारा गवर्नर वाला भी तो चले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इसमें भी देखना कुछ चेंजेस आएंगे। व्हेन द चेंजेस आर देयर वी विल ट्राई टू कवर दिस इन डिटेल। दिस इज़ वन ऑफ द हेडलाइन, सेंटर डिवाइसेस न्यू गाइडलाइंस फॉर द टीवी चैनल्स। हुआ ये है ना, जो भी स्टेशंस वगैरह होते हैं ना बेसिकली, जिसमें परमिशन होती है फॉर द फॉरेन चैनल्स एंड जहाँ पर ये फिजिबल नहीं, मे नॉट बी फिजिबल। अब क्या होगा ना कि वो सारे के सारे नेशनल जो चैनल्स वगैरह होंगे ना, टीवी चैनल्स, उनको नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर या फिर सोशल रेलिवेंस के लिए 30 मिनट्स पर डे कोई ना कोई प्रोग्राम या फिर कुछ ना ऐसा एक्ट जो होगा वो प्ले करना होगा। उसमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, एजुकेशन को लेकर, है ना, एग्रीकल्चर को लेकर, रूरल डेवलपमेंट को लेकर, हेल्थ एंड फैमिली को लेकर के। दीज आर फ्यू टॉपिक्स विच हैव बीन गिवन रेलिवेंस। वेलफेयर ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन। इन टॉपिक्स के ऊपर दे हैव टू रन 30 मिनट्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम वगैरह। दिस इज जस्ट अबाउट हेडलाइन। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक ट्वाइस एंड नेक्स्ट वीक अगर कुछ और आएगा तो विल कवर दिस मोर। केरला हैज़ जॉइंड तमिलनाडु, बंगाल इन द बिड टू कर्ब गवर्नर्स पावर। सी गवर्नर का इशू काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है। दो वी हैव कवर्ड दिस थिंग। नेक्स्ट टाइम अगर ये कल परसों में दोबारा रिपीट होगा ना, देन विल गो अगेन द गवर्नर वाला पूरा टॉपिक फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग। 15 से 20 मिनट का पूरा गवर्नर कवर करेंगे इन कंपैरिजन विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक एडिटोरियल है, दिस विल बी कवरिंग टुडे फ्रॉम R.K. राघवन। ये पुलिस रिफॉर्म से कनेक्टेड है। देन वी हैव दिस थिंग, मोर देन 1 करोड़ वोटर्स आर अबव द एज ऑफ 18 इन इंडिया। तो जो वोटर्स थे जिनकी उम्र 100 से ऊपर है वो अराउंड 2.5 लाख मान के चलो, 2.5 लाख लोग ऐसे इंडिया में जिनकी उम्र 100 से ऊपर तक है। ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तरफ से बताया गया था। तकरीबन 1.8 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो कि 80 ईयर्स एज से अबव वाले हैं। एक डेटा है, अगर GS2 में इलेक्शन का जो पूरा टॉपिक है कहीं आपको उसकी रेलेवेंस दिखाई दे तो आप नोट डाउन कर सकते हो। देन धनंजय यशवंत, ही हैज़ टेकन oath as a 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वी विल बी कवरिंग दिस टॉपिक अबाउट की क्वालिफिकेशंस क्या होती है, कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे उनकी पावर होती है।
देन वी हैव दिस टॉपिक। इसमें हुआ क्या है, जो कस्टम के ऑफिशियल्स होते हैं ना, उन्होंने कहा कि जो पश्मीना के शॉल्स है ना, उनमें शैतूश का जो हेयर होता है ना, वो मिला था। ये दोनों ना अलग अलग तरीके के कुछ कपड़े वगैरह होते हैं। पश्मीना जो होता है ना, ये एक माउंटेन गोट से निकल के आता है, जो कि तिब्बत के चांगथांग प्लेटू से बनता है। पश्मीना के जो होते हैं ना फाइबर जो होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और जनरली ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज कोटेज इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। शहतूश जो होता है ना, ये भी एक फाइबर ही होता है, लेकिन ये तिब्बत का एक एंटेलोप होता है ना, उसको चिरू भी बोलते हैं। चिरू आपके एग्जाम में आ चुका है, उसके थ्रू ये बनाया जाता है। तो ये जो स्पीशीज़ है, ये भी हमको मिलती है तिब्बत के चांगथांग रीजन में ही है। लेकिन जो पॉपुलेशन है ना इसकी चिरू की, वो डिक्लाइन हो रही थी। जो साइट्स है, जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, उन्होंने क्या किया था कि तिब्बतन एंटेलोप को ना 1979 में इसके सेल वगैरह के ऊपर बैन कर दिया था, क्योंकि और तब से जो ये शहतूश के शॉल और स्कार्व्स वगैरह थे ना, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। तो इसमें 2-3 छोटी छोटी चीज़ें, बाकी सब ये कस्टम ऑफिशियल्स का हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू नो अबाउट पश्मीना शॉल जो होते हैं वो कौन से एनिमल से निकलते हैं, शहतूश जो होता है वो कहाँ से निकलता है, साइट्स में उनका क्या स्टेटस है। सो फार यूपीएससी हैज़ नॉट आस्क्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ साइट्स, दे डू आस्क अबाउट IUCN एंड जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके स्टेटस के बारे में, बट जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट पश्मीना शॉल्स एंड शहतूश। लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लोवेस्ट आ गए 18 ईयर्स में, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे ग्राउंड वाटर का। देन वी हैव दिस, सेंटर ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को रिसेंटली अप्रूव किया है। ये जो चीज़ है ना, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, ये एक्चुअल में बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किए गए थे और अभी इसका फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा बना दिया गया, इस पर कैसे काम किया जाएगा। So these are all the topics that we will be covering today. In this topic, we will try to understand about the extradition. So this topic comes under GS2, government policies and interventions. So as per the UK court, there was an appeal by Nirav Modi for avoiding this extradition. Extradition क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन दी थी कि जब एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे कंट्री से अपने किसी एक्यूज पर्सन को लेके आता है, वो उसके किसी क्राइम में एक्यूज्ड हो सकता है या फिर कन्विक्टेड भी हो सकता है। वो कन्विक्शन जो होगा वो जस्टिफाई होना चाहिए बाय द कोर्ट और बाय द स्टेट। तो इसमें वो लोग जिनके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया हो लेकिन उनका अभी तक ट्रायल ना हुआ हो, एंड वो लोग जिनका ट्रायल हो चुका है और उनको कन्विक्ट भी किया जा चुका है लेकिन किसी तरीके से वो कस्टडी से एस्केप कर गए थे, इन सब लोगों की एब्सेंस हो जाने के कारण उनका एक्सट्रेडिशन किया जाता है। एक स्टेट दूसरे स्टेट से रिक्वेस्ट करता है उस पर्सन को जो कि किसी क्राइम के लिए पनिशेबल है, उसको वापस उस कंट्री में भेज दिया जाए। इंडिया में एक्सट्रेडिशन की लॉ की अगर बात करें, देन वी हैव दिस इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962। अब ये फॉर द एक्सट्रेडिंग पर्सन टू इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री, अगर कोई और कंट्री का पर्सन भी इंडिया में आके इस तरीके से आएगा और वो कंट्री इंडिया से एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट करेगी, उसके लिए भी वी विल बी यूजिंग दिस सेम एक्ट। हमारे पास 11 कंट्रीज़ के साथ एक्सट्रेडिशन का एग्रीमेंट हुआ है और ट्रीटी को हम लोगों ने 40 कंट्रीज़ के साथ साइन किया है। अगर हम लोग ट्रीटी के बारे में बात करते हैं, देन एज पर द इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट, उन्होंने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को भी डिफाइन किया था। प्रिंसिपल्स क्या फॉलो किए जाते हैं? पहली बात तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वहीं पर अप्लाई होगी जहाँ पर वो ऑफेंसेस जो हैं वो उस ट्रीटी में मेंशन होने चाहिए। अगर उस ऑफेंस को ट्रीटी में मेंशन नहीं किया गया तो वहाँ पर एक्सट्रेडिशन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एंड ये ड्यूअल क्रिमिनलिटी का कॉन्सेप्ट भी होता है, यानी कि वो क्राइम ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में भी क्राइम कंसिडर किया जाता हो और दूसरी कंट्री में भी। फिर इसमें सिर्फ उन क्राइम के ऊपर एक्सट्रेडिशन किया जाएगा जिनकी रिक्वेस्ट की गई है, बिना रिक्वेस्ट के कोई भी एक्सट्रेडिशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। एंड जो पर्सन एक्यूज्ड होगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, द पर्सन हैज़ टू गो थ्रू अ फेयर ट्रायल। नोडल अथॉरिटी की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक डिवीजन होता है, पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन, उसमें एक पोजीशन होती है काउंसलर की। दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वो जो केस होता है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, अंडर ट्रायल भी हो सकता है और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, यानी कि अभी जांच पड़ताल चल रही है, तो जो भी एनफोर्समेंट की एजेंसी होगी ना, उनका काम होगा ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेना, ये इंश्योर करना कि जो प्राइमा फेसी एविडेंस है, प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि पहले ही नज़र में आपको जो सबूत वगैरह मिलते हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से जो भी कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, चाहे वो फॉरेन स्टेट का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर यूके का जो कोर्ट है, उन तक भी प्रोवाइड कराना, क्योंकि यूके का जब कोर्ट इस तरह की एक्सट्रेडिशन की अपील को एक्सेप्ट करेगा तो प्राइमा फेसी एविडेंस को देखना चाहेगा और वो चीज़ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंट करना। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। Dhananjay Yashwant has taken charge as the 50th Chief Justice of India, and in this topic we will be trying to cover about the Chief Justice of India and certain related aspects. GS
2 का पार्ट है ये टॉपिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। 2021 में यानी कि ऑलमोस्ट an year back there was a question based on Indian judiciary. There were 2 statements and we had to answer whether first is correct, second is correct, both are correct or neither of them is correct. First statement was, any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of President of India. Okay. Second statement was, a High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. So please try to answer this question. This was asked recently only. Now let us try to understand certain facts about the Chief Justice of India. Qualification, very basic thing. इंसान को पहली बात तो इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, एंड उसके बाद उनके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 5 years का किसी भी एक हाई कोर्ट के जज का, या फिर एक हाई कोर्ट के जज हो या फिर सक्सेशन में मल्टीपल हाई कोर्ट के जज हो, यानी कि ओवरऑल उनके पास कम से कम 5 साल का हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उनके पास या फिर हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के एडवोकेट रह चुके हों एटलीस्ट 10 years तक, या फिर एक हाई कोर्ट के मल्टीपल के, लेकिन सक्सेशन में कम से कम 10 साल का एडवोकेसी का उनके पास एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ही हैज़ टू बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब डिस्टिंग्विश्ड कैसे होता है, प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट जाती है, जैसे अभी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे तो जो 49th होते हैं ना, उनकी एक ओवरऑल रिपोर्ट बन के गई होगी कि 49 जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनके अंडर में कितने केसेस गए, अब उन केसेस में कौन से जजेस ने किस किस तरीके से परफॉर्म किया था, उसके बेसिस के ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल होती है कि किस जज ने किस तरीके से कैसे परफॉर्म किया था। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो ये तो हम लोगों ने बात की थी कि बेसिक एक उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा। अपॉइंटमेंट क्या होता है, हमारे पास आर्टिकल 124 है कॉन्स्टिट्यूशन का। एज पर दैट आर्टिकल इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। एज फार एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न, जो आउटगोइंग CJI होते हैं ना वो रिकमेंड करते हैं। तो अभी जो 49 थे जो जस्टिस UU ललित थे उनका रिकमेंडेशन आया था फॉर जस्टिस धनंजय। यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है वो उस रिकमेंडेशन को फिर प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर उसको फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस के लिए आगे फर्दर फॉरवर्ड करते हैं। तो देयर इज़ अ चेन, देयर इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम द प्रीवियस CJI, then it goes to the union law minister, then it goes to the prime minister, then it goes to the president. The sequence is like this. 3 जजेस के केसेस होते हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। उसमें से जो सेकंड जज केस हुआ था 1993 में, वहाँ ये बात मेंशन की गई थी कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, उनको हम फिर CJI बना देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे। तो जो कॉलेजियम बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 4 दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। कॉलेजियम के अंदर उनका काम अपॉइंटमेंट करवाना भी होता है जजेस का, और उनका काम जजेस के ट्रांसफ़र करना भी होता है। और ये सब जो जजेस के 3 केसेस थे ना, वहाँ से ये सब निकल के आया था। एंड कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या हो सकती है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। अच्छा, ये ध्यान रखना है जो जजेस का अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र होता है ना, वो इस कॉलेजियम के थ्रू ही होता है, ना कि किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कहीं पर भी मेंशन नहीं है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो ही इज़ फर्स्ट अमंग्स द इक्वल द ऑफिस एज प्राइमस इंटर पैरिस। ये वाली चीज़ ना कभी भी UPSC पूछेगा नहीं आपसे। अक्सर लैटिन को लेकर के ना एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बहुत सालों पहले आया था। इस तरह के जो लैटिन वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं उनको कभी पूछा नहीं जाता। दिस थिंग हैज़ रिलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर PSI आर ऑप्शनल, ओनली दैट मच, नथिंग मोर देन दिस। तो उनका एक तो काम जो अपना पूरा का पूरा जुडिशरी का होता है। अदर देन दिस, कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रोसेस होता है ना, उसके हेड का काम भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही करना होता है। उनका काम होता है डिफरेंट बेंचेस होंगे। अब जैसे रिसेंटली वी टॉक्ड अबाउट द EWS कोटा, उसमें 3:2 का एक जजमेंट आया था, वर्डिक्ट आया था। तो 3 जो मेजॉरिटी जो जजेस थे उनकी बात को कंसिडर किया जाएगा। अभी 5 जजेस का एक बेंच बनाया गया था। इस बेंच को बनाने का जो काम होता है ना, कि कौन सा जज कौन से बेंच में अपीयर करेंगे, ये काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। कितने जजेस उस केस को सुनेंगे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं और उनके पास एक इन्फ्लुएंस होता है चीफ जस्टिस के पास, है ना, कि किस तरह के जज को चूज़ करेंगे और उनको क्या फेवरेबल आउटकम हो सकता है। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं जिसमें कॉलेजियल कंसेंसस वगैरह होना विदाउट एनी स्टेटेड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रिमूवल की अगर बात करते हैं, सिंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के बाद अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट उनका स्पेस लेते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी वेकेंट होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं। वो जो सक्सेशन की लाइन में ना उनकी 3rd पोजीशन होती है। ऑल्सो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको ओथ जो दिलाई जाती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिलाई जाती है, यानी कि बहुत ही हायर लेवल के ऊपर एक पोजीशन है। तो उनका जो रिमूवल होगा ना वो भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही होता है। और वो भी प्रेसिडेंट का ऑर्डर कब जाएगा, जब पार्लियामेंट के द्वारा वो ऑर्डर प्रेसिडेंट को दिया गया होगा।
है ना। तो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो उसके बाद ही वो ऑर्डर पास होता है, वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट जा करके हमारे चीफ जस्टिस को निकाल सकते हैं। क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए? एज पर आर्टिकल 124 2 ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब इफ द पार्लियामेंट फाउंड्स कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट केपेबल इनफ टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज। रिसेंट में एक चेंजेस किए गए थे 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है ना, ये आरटीआई एक्ट के अंडर आता है, तो ये एक अपडेट था। एंड अदर देन दैट बाकी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज ऑल फैक्चुअल, इट्स ऑलरेडी मेंशन इन योर इंडियन पॉलिटी बुक। नाउ द टॉपिक वी हैव इज levels of groundwater extraction lowest in 18 years finds the study. Let us try to understand about this कि जो टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज था वो कितना होता है और होना कितना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का कुछ ही अपडेटेड डेटा है। एंड बिफोर मूविंग एट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक से कनेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए थे। तो 2014 में देयर वाज अ क्वेश्चन एंड उसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और पूछा गया था विच वन ऑफ देम इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ओके। सेकंड इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके। थर्ड इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके। अब इसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्यों कंसिडर किया है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस टॉपिक में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, यानी कि इस तरह के बोर्ड्स वगैरह को लेकर के उनकी पोजीशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी अथॉरिटी क्या होती है, कौन से एक्ट के अंडर आते हैं। तो इससे कनेक्टेड क्वेश्चन ये बनता है PYQ में। बट मेंस में देयर वाज क्वेश्चन इन 2019 GS1 में कि व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। देन इन 2020 what are the salient features of Jal Shakti Abhiyan which was launched by Government of India for the water conservation and water security. You can avoid answering mains questions as of now in the comment section, but please do try to answer these questions. This Environmental Protection Act 1986 has been repeated multiple number of times, and which bodies, which authorities come under the Prime Minister, and which of the are constitutional bodies, which are statutory bodies. This thing keeps on repeating multiple number of times. So try to answer this. Which one is correct? Either first, second or third, second only, or 1, 2 and 3 all. Till then we'll try to understand what is the present status of groundwater depletion in India. So as per the recent Central Groundwater Board, 239 billion meter cubes का जो groundwater है ना, it was drawn out of each year irrigating agriculture के अंदर। अब देखो agriculture जब किया रहता है ना, तो we have tube wells, we have submersible pumps जिससे हम लोग water extract करते हैं ग्राउंड से। इसमें जो डिप्लीशन होता है ना, इसके कारण ग्राउंड वाटर का एक टेबल होता है, यानी कि पानी में, ज़मीन में एक लेवल के ऊपर पानी का रेंज होता है। तो दिस इज़, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस अ लिटिल बिट, दिस इज़ लाइक द लैंड, है ना। अब इसमें ग्राउंड वाटर का एक लेवल होगा, यानी कि ये तो पूरी ज़मीन होगी यहाँ पर, बट दिस इज़ द रेंज जहाँ पर पानी मिलेगा। तो व्हाट वी डू इज़ कि वी डिग अ वेल एंड देन वी पुट समथिंग, मतलब जो हमारा पंप होता है ना, वो पानी को यहाँ से ऊपर खींचना स्टार्ट करता है। तो ग्राउंड वाटर में जितना पानी नीचे होगा ना, उसका मतलब अवेलेबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी। जितना पानी नीचे चला जाएगा उतना ही सॉइल की सैलिनिटी जो होती है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। इसका डिप्लीशन होता रहता है। डिप्लीशन कितना हो रहा है तो ये बताया गया था कि 122 से 199 बिलियन क्यूबिक मीटर क्यूब्स तक हो रहा है। और अगर हम लोग सेंट्रल ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो रिसेंटली जो एक्सट्रैक्शन वगैरह हुआ था ना, वो 18 ईयर्स में अब तक का लोवेस्ट एक्सट्रैक्शन देखने को मिला था। देन 89% जो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो इरिगेशन सेक्टर में ही चला जाता है और ये इस कैटेगरी का हाईएस्ट चीज़ होती है। देन जो डोमेस्टिक यूज़ में जाता है वो कुछ 9% होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में सिर्फ 2% ग्राउंड वाटर जाता है। 50% जो अर्बन वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 85% रूरल डोमेस्टिक वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी ग्राउंड वाटर से ही चली जाती हैं। कॉज क्या है, कारण क्या है कि इतना सारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है? हम सबको पता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, तो हमारी कंट्री के अंदर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ड्राउट का एरिया था, वहाँ पर डेफिसिट रीजन्स थे, वहाँ पर हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी को एनहांस को मेंटेन करने के लिए वी स्टार्टेड दिस हाइब्रिड सीड्स वगैरह लाए थे। अब उनको वाटर करने के लिए हम लोगों को ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करना पड़ा था, जिसके लिए हम लोगों को इरिगेशन इंक्रीज़ करना पड़ा। तो ग्राउंड से हम लोगों ने फ्रीक्वेंटली वाटर को पंप किया था एंड इसके कारण ये वाटर लेवल का डिप्लीशन होना स्टार्ट हुआ। फिर गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना स्टार्ट कर दिया था वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के लिए। अगर ऐसा होता है तो फार्मर के लिए वो क्रॉप थोड़ी सी चीप पड़ जाती है। देन फार्मर ट्राइज टू ग्रो दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसका कुछ कमर्शियल बेनिफिट होते हैं एंड उसके लिए फिर ग्राउंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अनदर कॉज इज इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स। सिंस वाटर का कंटेमिनेशन होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ का थ्रू जो आउटलेट्स होते हैं ना, वो पानी जब ज़मीन में जाएगा वो लैंडफिल्स में जाता है, सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं, इनके कारण जो वाटर होता है इट पर्कुलेट्स इनटू द ग्राउंड।
पानी के अंदर जाता है तो जो भी उसमें कंपोनेंट्स होते हैं पॉल्यूटेड वाटर में वो हमारे सॉइल के अंदर मिलना स्टार्ट कर देते हैं। अब इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक्सट्रैक्ट भी कर रही होती हैं और उनका जो आउटलेट्स होता है वो उस सॉइल को दोबारा से डैमेज भी कर रहा होता है। देन देयर इज़ इनएडिक्वेट रेगुलेशन। ग्राउंड वाटर जो होता है ना उसके कारण एग्जॉशन हो जाता है ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज का। अब बार बार तरीके से इस पर ध्यान नहीं रखा जाएगा, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो उसको चेक नहीं करेंगे कि कितनी लिमिट है और उसके ऊपर कोई पेनल्टीज अगर नहीं लगाएंगे दैन। एंड दिस फेडरल इशू, क्योंकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। सी वी हैव द 7th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर वी हैव 3 लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो दिस वाटर इट कम्स एज ए सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, यानी कि इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने कानून बनाएगी। वाटर को कैसे कंजर्व करना है, वाटर की हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, ड्रिंकिंग के लिए कितना अवेलेबल होना चाहिए सिटीजन्स को। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये एक ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और ये इंडिया की जो साइंटिफिक इनपुट्स होते हैं ना वाटर के से ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज के लिए, उसके लिए एक नेशनल एपेक्स एजेंसी भी है। 1970 में इसको बनाया गया था। इससे पहले इसका नाम हुआ करता एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाइजेशन और उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर था ये। बाद में इसको 1972 के टाइम पर जो ग्राउंड वाटर विंग था जियोलॉजिकल सर्वे का था उसके साथ मर्ज कर दिया गया था। राइट नाउ इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दे आर इन द भूजल भवन इन फरीदाबाद हरियाणा, बट दिस इज यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दैट मच बिकॉज देर इज ओनली वन हेडक्वार्टर। मे बी देर कैन बी ए क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन टी बोर्ड, बट दैट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बिकॉज टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर्स थे विच वॉज नॉट ओनली इन इंडिया बट बियॉन्ड इंडिया ऑल्सो। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन। बट एक्चुअली जो टी बोर्ड का क्वेश्चन था ना ये सेकेंड टाइम रिपीट हुआ था। It was already asked some time long back in PYQs. So that's why answering PYQs is very important. Then इस सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का CGW का और क्या काम हो सकता है? पॉइंट इज इनका काम होता है ग्राउंड वाटर की डेवलपमेंट पे काम करना, है ना, और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी काम करता है। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। सो फार इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए थे ग्राउंड वाटर के कंजर्वेशन के लिए? तो देर आर मल्टीपल स्टेप्स। कुछ स्टेप्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए, कुछ स्टेप स्टेट गवर्नमेंट ने लिए। एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को देखना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अटल भूजल योजना। इसमें वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट लिया गया था एंड ग्राउंड वाटर को कैसे सस्टेनेबली मैनेज करेंगे इसके लिए 6000 करोड़ का एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम निकाली गई थी। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स मीन सारा का सारा पैसा जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ परसेंट पैसा देगी, कुछ परसेंट वो स्टेट पैसा देते हैं। 2019 में वी केम अप विद जल शक्ति अभियान। इसमें 256 जो वाटर सेट डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह थे ना उनमें वाटर की अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए काम किया गया था। यानी कि वहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए थे जो वाटर रिचार्ज में काम करेंगे। वहाँ की ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ को रिजुविनेट किया गया था। वहाँ पर एफॉरेस्टेशन की इंटेंसिटी पे काम किया गया था। देन वी हैव दिस प्रोग्राम एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये भी CGWB के अंडर आया था। इनका काम था कि जो भी एक्वीफर मतलब जो वाटर बॉडीज़ वगैरह होती है ना, ये एक्वस वर्ड से निकलता है वाटर से ही, उनको और ज़्यादा ग्राउंड वाटर स्पेसिफिक मैनेजमेंट पे काम करने के लिए रेडी करना। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत मेजर रोल था। अमृत वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं लिक्विड से कनेक्ट करता है। अटल मिशन फॉर द रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इनका काम होता है कि जो अमृत सिटीज़ होते हैं ना वहाँ पर बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना। अब उसमें वाटर सप्लाई भी आएगा, उसमें सीवरेज और सेप्टिक मैनेजमेंट भी आएगा एंड इनडायरेक्टली ये सारी की सारी चीज़ें ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट पे काम करेंगी। दिस वॉज अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। लेट अस ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। राजस्थान में वी हैव दिस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। महाराष्ट्र में वी हैव दिस जलयुक्त शिविर। गुजरात में सुजलम सफलम अभियान। तेलंगाना हैज़ दिस मिशन काकत्य। आंध्र प्रदेश हैज़ दिस नीरू चेट्टू। बिहार हैज़ दिस जल जीवन हरियाली। हरियाणा हैज़ दिस जल ही जीवन। तमिलनाडु हैज़ दिस कुदीमरमत स्कीम इन तमिलनाडु। देन व्हाट इज दैट वी कैन डू लेटर ऑन? हम लोगों को आर्टिफिशियल तरीके से रिचार्ज करने के ऑप्शंस को फिगर आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी तरीके से ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है वो बियॉन्ड लिमिट जा रहा है, व्हाट वी कैन डू आर्टिफिशियली। हम लोग सॉइल में कैसे इन्फिल्ट्रेशन करके और वाटर को वहाँ पर मतलब जैसे बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द रिचार्जिंग। देन गवर्नमेंट के मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट प्लान्स के ऊपर भी काम किया जा सकता है। लोकल लेवल्स पे लोगों को हम लोग अवेयर कर सकते हैं, हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ काम कर सकते हैं कि हाउ किस तरीके से अगर वो लोग ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन को लिमिटेड तरीके से और रेगुलेटेड तरीके से यूज़ करेंगे देन फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं उन लोगों के लिए। दिस वॉज अबाउट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। प्लीज़ डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें कवर हो रही हैं एंड 4th वन हमने पढ़ ही लिया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में। Let us try to understand. Center approves the Sovereign Green Bond Framework GS3 में इंडियन इकोनॉमी
बजट 2022 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, इसलिए सॉवरेन बॉन्ड को हम लोग बजट 2022 से थोड़ा सा कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे। तो उस समय पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एक सॉवरेन बॉन्ड बनाएंगे जो कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया जाएगा। अब इसको पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे ताकि कंट्री की इकोनॉमी में जो कार्बन की इंटेंसिटी हो सकती है उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फिर इंडिया का एक 2070 का कमिटमेंट है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस का, उस तक अचीव पहुंचने में भी हमको सॉवरेन बॉन्ड्स जो हैं वो मदद करेंगे। ना व्हाट आर दिस सॉवरेन बॉन्ड्स? देखो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो व्हेन यू टेक मनी फ्रॉम समवेयर ना, तो आप बॉन्ड एक्चुअल में एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है, एक डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें कागज़ के ऊपर एक लिखी हुई चीज़ होती है, वहाँ पर मेंशन होता है कि इस पर्सन ने इतने टाइम तक इतना पैसा लिया है और इतने टाइम के बाद ये इतना रिटर्न कर देगा एक तरीके से, और ये जो पैसा होगा ये इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये आसान भाषा में मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बता दिया। तो बॉन्ड एक्चुअली में जो कागज़ होता है उसको बोलते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड्स की, तो ग्रीन का मतलब ये होगा, ये ग्रीन बॉन्ड कौन इशू करेगा? वो कंपनीज इशू करेंगी, वो कंट्रीज़, वो मल्टीलेटर ऑर्गेनाइजेशंस जिनका काम होता है एनवायरमेंटल या फिर क्लाइमेट बेनिफिट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को भी इंक्लूड किया जाएगा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करेंगे। इन फंड्स, इन बॉन्ड्स के द्वारा जो भी प्रोसीड्स निकल के आएंगे वो सब ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ही होंगे। अनलाइक अदर स्टैंडर्ड बॉन्ड्स, जो दूसरे बॉन्ड्स होते हैं जो प्रोसीड्स हो सकते हैं उनको आप दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, बट नहीं, जो ग्रीन बॉन्ड का फ्रेमवर्क होगा ना उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरनेशनल ग्रीन बॉन्ड का जो मार्केट है ना, उसमें जो उसकी इशू करने की जो पूरी वैल्यू की बात की जा रही है ना, तो 2007 से लेकर अभी तक टोटल $1 ट्रिलियन के आसपास तक का इसकी वर्थ रही है। तो ये बहुत इंटेंसिव है। 2020 के एंड तक 24 नेशनल गवर्नमेंट्स थी जिन्होंने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू किया था, और टोटल मिलाकर के वो $111 बिलियन के आसपास तक का था। तो सॉवरेन गारंटी टू ग्रीन बॉन्ड्स, इस चीज़ की, सॉवरेन का मतलब ही होता है संप्रभुता। जैसे इंडिया इज़ अ सॉवरेन नेशन, तो इंडिया अपने खुद के नाम के ऊपर इस तरह के बॉन्ड्स को इशू कर सकता है। इससे क्या होगा ना, क्लाइमेट चेंज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसमें एक्शन लेने के लिए हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा। एक पावरफुल सिग्नल जाएगा कि हमारी इंटेंशन ही यही है कि हम इस पर काम करना चाहते हैं। फिर डोमेस्टिक मार्केट के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो सकता है, छोटी सी बात, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी ट्राई टू स्टॉप द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। नाउ सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बॉन्ड्स होंगे उसको भी कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने का मतलब होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर कितना प्राइसिंग रखना है, लिक्विडिटी कितना करना है, नहीं करना है लोकल इशू के लिए, है ना। लोकल मार्केट में सारे सपोर्ट मिल जाते हैं। देखो बॉन्ड इज़ ऑल अबाउट द मार्केट थिंग। प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें आप इकोनॉमी में पढ़ते ही हो। 2021 की IEA की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली 70% ऑफ द एडिशनल 4 ट्रिलियन स्पेंडिंग की रिक्वायरमेंट है हमको। हमारा जो 2070 तक का इंडिया का टारगेट भी है ना, और हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए डेवलपिंग जो इकोनॉमीज़ है उनको $4 ट्रिलियन के अलावा और 70% के आसपास की रिक्वायरमेंट होने वाली है। व्हाट आर दी अदर मेजर्स ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि बजट में अनाउंस किए गए थे? एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात की गई थी, एडिशनल एलोकेशन किया था PLI स्कीम का, एंड गवर्नमेंट ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की थी जहाँ पर वो कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बजट के ऊपर। और हम क्या कर सकते हैं ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के मामले में? हम लोग फ्रेंच का एक मॉडल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया वो लोग ने, उनके बजट के प्रोसेस का ही पार्ट है। वो लोग एक ग्रीन कॉफिशिएंट इशू करते हैं हर एक बजट लाइन के अंदर। उसमें ये पता चलता है कि 6 उनकी एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज़ है यूरोपियन यूनियन की, जैसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी, है ना। उन पर उनका ग्रीन एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, ये चीज़ हम अपने बजट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ वे फॉरवर्ड, एक लर्निंग है फ्रॉम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड वी कैन हार्मोनाइज द स्टैंडर्ड्स। एक जो फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है ना, वो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक गाइडलाइंस को, दोनों को हार्मोनाइज करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनेशनल गाइडलाइन में कोई प्रोविजंस है, उनकी टाइमलाइन कुछ है, हमारी जो अपनी डोमेस्टिक टाइमलाइन है वो डिफरेंट है। दोनों अगर हार्मोनाइज कर जाएंगे तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। होमोजेनिटी इज़ रिक्वायर्ड, जो कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट में और जो भी उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ग्रीन बॉन्ड मार्केट होता है। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होमोजीनियस। अब होमोजीनियस के अंदर कहीं ना कहीं बात की जा रही है यूनिफॉर्मिटी की। ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो होने वाली होती हैं, अब देर इज़ वन कंपनी जो सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, देर इज़ वन कंपनी जो ग्रीन बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उससे कुछ अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज भी क्रिएट कर रही है। देन देयर वी नीड्स टू क्रिएट सम यूनिफॉर्मिटी इन ऑल दिस थिंग। इसी को बोलेंगे हार्मोनाइजिंग द स्टैंडर्ड्स।
Then leveraging the private sector. Leveraging means to take advantage. Private sector is all about innovations and profits and efficiency and proficiency. If we take advantage of this sector ना, we will have more benefits. हमारे जो प्रोसीजर्स होंगे ग्रीन बॉन्ड्स के वो ज़्यादा अच्छे से इन सब इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स को टैकल कर पाएंगे. This was about sovereign green bond. So this editorial, policing with talent, resource sharing, not squabbling. This editorial was written by R.K. Raghavan, and R.K. Raghavan is a former CBI director. He teaches about the criminal justice and policing at the Jindal Global University, Sonipat in Haryana. This topic has some connection with respect to the police reforms, and it comes under GS3, Internal Security Police Reforms. Let us try to understand. पुलिस रिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, उनके वैल्यूज़ में, कल्चर में, पॉलिसीज़ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना. से ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू मेक इट बेटर. जो भी पुलिस की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी प्रैक्टिसेस को और बेहतर करना, कैसे वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, हाउ डू दे रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, एंड हाउ पुलिस इंटरेक्ट्स विद अदर सिक्योरिटी सेक्टर सेक्शंस. उनकी जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजमेंट है, पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं. वी नीड टू रिमेंबर दिस. एज पर द शेड्यूल 7, पुलिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट has the sole right to make reforms, to bring out changes in their police departments. There are certain committees and commissions on police reforms. We will be covering them. What are the issues concerning the police reforms? One is the colonial legacy. पहला जो हमारा पुलिस का एक्ट आया था, it came in 1861. उस समय में ब्रिटिशर्स ने इस तरह के एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था टू सप्रेस द रिवोल्ट. एंड टू सप्रेस दिस रिवोल्ट, क्योंकि हमारा 1857 का जो रिवोल्ट था, जिसे हम लोग बोलते हैं द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ द टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस, उसमें they understood that the police is not capable enough. तो कैसे इसके एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट कर सकते हैं. Accountability to the political executives versus the operational freedom. See, this is one line where a mains question can be framed on this one topic. This is a very wonderful keyword. So the second ARC report, which was released in 2017, it noted that जो पुलिस वाले हैं ना, इनके ऊपर एक पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, and they are being abused by these political executives. Now what do they reference to these political executives? It means जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, MLAs होते हैं, MPs होते हैं, उनके प्रभाव होता है हमारे पुलिस के जो पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर. देन वी हैव द साइकोलॉजिकल प्रेशर बिकॉज ऑफ देयर पे स्केल, कंसिडरिंग कि इनका पे स्केल इतना नहीं होता जितना इनसे परफॉर्म किया जाता है. देन देयर प्रमोशंस विच डेफिनेटली सम ऑफ द टाइम विच डिपेंड्स ऑन देयर परफॉर्मेंस ओनली. एंड देयर अदर पुलिस रिफॉर्म्स, है ना, इनके बारे में बहुत कम बातें की जाती हैं. तो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर इनका एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है. These are like few concerns जो हमारे पुलिस रिफॉर्म्स में हैं. ऑल्सो इंडियन पुलिस फोर्स के अंदर जो लोअर रैंक के पुलिस पर्सनस होते हैं ना, दे गेट वर्बली अब्यूज्ड बाय देयर सीनियर्स, एंड दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन मल्टीपल मूवीज ऑल्सो. मोर देन दिस, हाउ डू दे डील विद द पब्लिक? यू ऑल नो अबाउट द काइंड ऑफ फियर, द स्टीरियोटाइप दैट सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस फोर्सेज. इसके कारण से एक नॉन हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. द पुलिस इज देयर टू सपोर्ट अस, टू सेव अस, to create a secure environment, but it happens the other way around. People, rather than feeling to remain secured in their presence, they feel scared of them. They are not very comfortable. So this has to change. This non-harmonious thing has to be brought into harmony. Public perception क्या हो जाता है? सेकेंड ARC ने बताया था कि बहुत सारे अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, people consider police as corrupt, inefficient, politically partisan and unresponsive. Again similar सा पॉइंट जो हमने पहले कवर किया था. Then overburden force होती है. Sanctioned जो पुलिस स्ट्रेंथ है वो है 181 per lakh people. This was about the 2016, but the actual one was 137. So this is very very less. UN का भी एक रिकमेंडेशन था, वो है कि 222 पुलिस per lakh person होना चाहिए. Then there are other constabulary related issues कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह दी जाती है ना, उसमें 86% जो स्टेट पुलिस फोर्सेज होती है ना, इनके पास वाइड रेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. दे आर सपोज टू वर्क 8 to 9 hours, बट दे टेंड टू वर्क मोर देन 13 to 14 hours per day because of multiple responsibilities. There are responsibilities which they are not supposed to perform, but they have to perform. Then we have this infrastructure issues. There was a CAG audit report of 2015-16 where they found record कि इनकी weaponry, हथियारों में बहुत सारी शॉर्टेज थी. राजस्थान और वेस्ट बंगाल के पास 75% से 71% की शॉर्टेज थी स्टेट पुलिस के वेपन्स में. ऑल्सो जो BPRD था, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनको पता चला था कि 30% के आसपास तक की डेफिशिएंसी है उनके रिक्वायर्ड व्हीकल्स में. दीज आर ऑल द इश्यूज विच द पुलिस गोज थ्रू.
What are the suggestions? Number one is modernization of the police forces. This was initiated 1969 से 70 में एंड कुछ फुली तरीके से इसमें फाइनेंस का इशू था, इसलिए इसको अच्छे तरीके से नहीं अप्लाई किया गया था, बट इट कैन बी डन. हम लोग ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स को प्रोक्योर कर सकते हैं. पुलिस फोर्सेस की मोबिलिटी, व्हीकल्स वगैरह के ऊपर और काम किया जा सकता है. दे कैन बी प्रोवाइडेड बेटर लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड देयर पुलिस वायरलेस कैन बी मोर अपग्रेडेड. एक नेशनल सैटेलाइट नेटवर्क बनाया जा सकता है. एक पॉलिटिकल विल की भी रिक्वायरमेंट है. एक प्रकाश सिंह का केस है जो हम पुलिस के रिगार्डिंग पढ़ते हैं 2006 में. तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए थे टू ब्रिंग दिस पुलिस रिफॉर्म्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि पॉलिटिकल विल की कमी के कारण ये जो डायरेक्टिव्स थे इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अभी तक. देन व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन रीवैम्प द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. पुलिस रिफॉर्म के साथ साथ हमको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी साथ में रीवैम्प करना पड़ेगा. इसके लिए मैनन और मलिमत कमेटी के कुछ वो आए थे, रिकमेंडेशंस आए थे. उन्होंने कहा था कि एक कंपेंसेट विक्टिम्स का फंड क्रिएट करने की ज़रूरत है और एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई जाए नेशनल लेवल के ऊपर जो इन क्राइम से डील करेगी. एक कम्प्लीटली तरीके से रिवैम्प करो पूरे के पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम को. ऑल्सो फॉर दिस 2020 में वी हैड दिस क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन रूल्स. इसमें अमेंडमेंट वगैरह किया गया था जहाँ पर क्या क्या जो भी पर्सन जो एक्यूज़ होता है उससे कौन से उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, उसमें अपग्रेड मिलेगा. तो दिस थिंग वी कवर्ड ऑन द अनदर चैनल. इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दैट चैनल ऑल्सो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट वीडियो. It was in September 2022 Vision magazine. So this was all about the police reforms.